हेलो दोस्तों, देख लिए इससे पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। महाजनपदों के नाम पढ़े थे, उनकी राजधानियां पढ़ी थी और ये भी हमने पढ़ा था कि ये जो 16 महाजनपद थे ये प्राचीन काल के थे। अब हमें कैसे पता कि इनकी जानकारी कैसे मिली? तो मैंने बताया था आपको, दो ग्रंथ मिले थे। एक तो था बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा था जैन धर्म का भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दो ग्रंथों से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनके नाम और राजधानी हमने पढ़ ली थी और ये भी हमने पढ़ लिया था कि 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे और एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पाटेली थी। वो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के किनारे, और उसका विस्तार उस क्षेत्र में था जिस क्षेत्र में आज का वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आज हम पढ़ेंगे कि महाजनपदों के प्रकार कितने थे। देखिए, महाजनपदों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे अब हम कि महाजनपदों को कितने प्रकारों में बांटा गया था। दो प्रकार थे महाजनपदों के। महाजनपदों को दो प्रकारों में बांटा गया था, जिनमें से पहला प्रकार था राजतंत्रात्मक महाजनपद। पहला प्रकार। दूसरा था गणतंत्रात्मक। दो प्रकार थे महाजनपदों के, पहला था राजतंत्रात्मक महाजनपद और दूसरा था गणतंत्रात्मक महाजनपद। अब देखिए, राजतंत्रात्मक महाजनपद किसे कहते थे और उनकी संख्या कितनी थी? ऐसे महाजनपद जिनमें एक ही राजा का शासन होता था, ऐसे महाजनपद जिनमें एक ही राजा का शासन होता था उनको राजतंत्रात्मक महाजनपद कहा जाता था। और ये जो राजतंत्रात्मक महाजनपद थे इनकी संख्या 14 थी, यानी राजतंत्रात्मक महाजनपदों की संख्या 14 थी और राजतंत्रात्मक महाजनपद का अर्थ था जिनमें एक ही राजा का शासन हो। दूसरे थे गणतंत्रात्मक महाजनपद। ऐसे महाजनपद जिनमें एक से अधिक राजा, ऐसे महाजनपद जिनमें एक से अधिक राजाओं का शासन होता था उनको गणतंत्रात्मक महाजनपद कहते थे और गणतंत्रात्मक महाजनपदों की संख्या 2 थी। यानी राजतंत्रात्मक महाजनपद थे 14, गणतंत्रात्मक महाजनपद थे 2। 14 और 2 16 महाजनपद हो गए। उनका डिवाइडेशन है ये। राजतंत्रात्मक महाजनपद जिनमें एक ही राजा का शासन हो, गणतंत्रात्मक महाजनपद जिनमें एक से अधिक राजाओं का शासन होता था। आप देखिए, ये जो 14 महाजनपद थे इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये याद होने चाहिए दो। अगर हमें 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद याद होंगे तो 2 निकल जाएंगे 16 में से, 14 बचे। 14 राजतंत्रात्मक में आ जाएंगे और 2 गणतंत्रात्मक में आ जाएंगे। तो हम गणतंत्रात्मक महाजनपद पढ़ेंगे कि गणतंत्रात्मक महाजनपदों में जो 2 महाजनपद थे वो 2 महाजनपद कौन कौन से थे। दो महाजनपद थे गणतंत्रात्मक में। पहला मल्ल महाजनपद, पहला प्रकार था मल्ल महाजनपद और दूसरा था वज्जी महाजनपद। गणतंत्रात्मक महाजनपदों की संख्या 2 थी
जिनमें पहला था मल्ल महाजनपद और दूसरा था वज्जी महाजनपद। ये एक तरीके से ऐसे ही है जैसे एक राज्य और राज्य के अंदर जिले। तो ये तो राज्य मान लिए हमने और इनके अंदर के जिले मान लिए। तो देखिए जो मल्ल महाजनपद था इसके अंदर 2 नगर थे, यानी जो वज्जी महाजनपद मल्ल महाजनपद था इसके अंदर 2 नगर थे। अब वो 2 नगर कौन कौन से थे? पहला नगर था इनमें पावा के मल्ल, पहला नगर पावा के मल्ल और दूसरा था कुशीनारा, कुशीनारा के मल्ल। गणतंत्रात्मक महाजनपद के 2 प्रकार हो गए, 2 महाजनपद हो गए इनमें, मल्ल महाजनपद और वज्जी महाजनपद। मल्ल महाजनपद 2 नगर थे इसके अंदर, जिनमें पहला नगर था पावा के मल्ल और दूसरा नगर था कुशीनारा के मल्ल। अब दूसरे की अगर बात करें तो वज्जी महाजनपद था और वज्जी महाजनपद के अंदर 8 नगर थे। 8 नगरों में डिवाइडेशन किया गया था वज्जी महाजनपद का। वो 8 नगर कौन कौन से थे? पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुषमागिरी के भाग, तीसरा केशपुत्र के कालाम, चौथा रामगिराम के कुलीय, पांचवा पिप्पलेवन के मौर्य, छठवा वैशाली के लिच्छवी, पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुषमागिरी के भाग, तीसरा केशपुत्र के कालाम, चौथा रामग्राम के कोलिय, पांचवा पिप्पलेवन के मौर्य, छठवा वैशाली के लिच्छवी, सातवां था अल्लकप्प के बुली, अल्लकप्प के बुली, और आठवां था मिथिला, मिथिला के विदेह। ये डिवाइडेशन था 8 नगरों में, 8 प्रांतों में। गणतंत्रात्मक पढ़ रहे हैं हम। गणतंत्रात्मक महाजनपदों की संख्या 2 थी और गणतंत्रात्मक महाजनपद ऐसे महाजनपद थे जिनमें 1 से अधिक राजाओं का शासन होता था। अब गणतंत्रात्मक महाजनपद 2 हैं, मल्ल महाजनपद, दूसरा वज्जी महाजनपद। मल्ल महाजनपद अंदर से 2 नगरों में टूटा हुआ था, पावा के मल्ल पहला नगर और दूसरा था कुशीनारा के मल्ल। दूसरा महाजनपद वज्जी महाजनपद था। ये अंदर से 8 नगरों में, 8 प्रांतों में टूटा हुआ था, जिनमें से पहला था कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा था सुषमागिरी के भाग, तीसरा था केशपुत्र के कालाम, चौथा था रामग्राम के कोलिय, पांचवा था पिप्पलेवन के मौर्य, छठवा था वैशाली के लिच्छवी, सातवां था अल्लकप्प के बुली। देखिए महाजनपदों के प्रकार हो गए और ये हमने पढ़ लिए प्रकार भी। ये भी पढ़ लिए कि जो 2 महाजनपद थे गणतंत्रात्मक, उनके जो नगर थे वो किस प्रकार थे। मल्ल महाजनपद के 2 नगर भी पढ़ लिए, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, और वज्जी भी पढ़ लिया, 8 नगरों में टूटा हुआ था।
जिसमें पहला था केशवत्त के कालाम, दूसरा था सुकुमार गिरी के भाग, तीसरा था केशवत्त के कपिलवस्तु के शाक्य पहला, सुकुमार गिरी के भाग दूसरा, केशवत्त के कालाम तीसरा, रामग्राम के कोलिया चौथा, पेप्पिलवन के मौर्य पांचवा, छठवा था वैशाली के लिच्छवी, सातवां था अल्लकप के उली और आठवां था मिथिला के विदय। इसको या तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए महाजनपद तो हो गए, 16 महाजनपदों का वर्णन हमने पढ़ लिया जो प्राचीन भारत के थे। और अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के जनपद। देखिए राजस्थान के कौन कौन से जनपद थे और कैसे जनपद बन गए। थोड़ी सी अगर बात करें तो राजस्थान के ऊपर पंजाब राज्य, राजस्थान के ऊपर पंजाब और पंजाब के अंदर कुछ जनजातियों का निवास था, जैसे मालव, दूसरी सिवी और तीसरी अर्जुनायन। पंजाब में मालव, सिवी, अर्जुनायन जातियों का निवास था। और दूसरी चीज हम ये और पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमण भी हुए थे। उन विदेशी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 326 बीसी का सिकंदर का आक्रमण। 326 बीसी सिकंदर आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का ये पुत्र था। साम्राज्य विस्तार करना इसकी नीतियों में शामिल था। विश्व विजय पर ये निकला था। उनमें से भारत पर आक्रमण करने की इसने योजना बनाई थी और इसका जो पहला आक्रमण करने की जो योजना इसकी निश्चित थी वो थी तक्षशिला। पहला आक्रमण इसका तक्षशिला पर था। लेकिन क्या हुआ, तक्षशिला के राजा थे आम्भी। आम्भी को पता था कि सिकंदर के पास शक्तिशाली सेना है। 68,000 सैनिक थे इसकी सेना में। इतनी सेना नहीं थी आम्भी के पास, इसीलिए आम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और तक्षशिला पर अधिकार करने के बाद ये पंजाब की ओर चल दिया। यानी सिकंदर पहले तक्षशिला, उसके बाद पंजाब की ओर चल दिया। पंजाब में इसका सामना हुआ था पोरस से, राजा पोरस से। पोरस और सिकंदर के आक्रमण की सूचना लगने के बाद पंजाब में निवास करने वाली ये जातियां मालव, सिवी और अर्जुनायन डर की वजह से भागकर राजस्थान में आ गई। क्योंकि ये जनजातियां थी, कबीले थे, और जैसे ये राजस्थान में आए थोड़ा सा इन्होंने विस्तार किया। विस्तार करने के बाद जैसे जैसे बढ़ने लगे राजस्थान में जनपद व्यवस्था का उदय हो गया। अब ये जनपद कौन कौन से थे उनका अध्ययन करेंगे हम। राजस्थान के जनपदों में पहला था जांगल जनपद। क्या था जांगल जनपद? देखिए ये जांगल जो नाम है ये प्राचीन काल का है। अगर वर्तमान की इससे तुलना कर दें तो राजस्थान के जिले बीकानेर और जोधपुर और कुछ भाग इसमें नागौर का भी था। यानी वर्तमान के बीकानेर,
जोधपुर और नागौर, ये जो क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के अंदर है, इन्हीं क्षेत्रों के स्थान पर प्राचीन काल में जांगल जनपद हुआ करता था। जांगल जनपद था। अब देखिए साम्राज्य विस्तार तो हो गया और एक राज्य भी बन गया, जनपद बन गया, तो निश्चित ही उसकी राजधानी भी होगी। तो जो जांगल जनपद की राजधानी थी, इसकी राजधानी थी आही छत्रपुर। जांगल जनपद की राजधानी थी अही छत्रपुर। और ये जो अही छत्रपुर है, इसको नागौर कहा जाता है वर्तमान में। यानी अही छत्रपुर प्राचीन नाम था नागौर का, यही अही छत्रपुर नागौर है वर्तमान में। जांगल जनपद वर्तमान के बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में जांगल जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी अही छत्रपुर थी। इसी अही छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। और देखिए चूंकि जांगल जनपद था ये, तो जांगल जनपद के जो राजा होते थे वो खुद को स्वामी समझते थे जांगल जनपद का, इसलिए उपाधि लगाते थे जांगलधर, जांगलधर बादशाह की। जांगल जनपद के राजा जांगलधर कहलाए, जांगलधर बादशाह कहलाए। और ये जो जांगलधर बादशाह है, ये उपाधि जिसने धारण की थी सबसे पहले वो था कर्ण सिंह। जिसने सबसे पहले जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की वो कर्ण सिंह था। जांगलधर बादशाह कहते थे जांगल जनपद के राजाओं को। जांगल जनपद की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। और जांगल जनपद की अगर तुलना करें वर्तमान से, तो वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर और नागौर, ये जो क्षेत्र है इन तीन जिलों का, वो जांगल जनपद कहलाता था। इसके अलावा इनके जो सिक्के थे, इनका जो राज चिन्ह था, उस राज चिन्ह पर जय जांगलधर बादशाह लिखा रहता था। जांगलधर बादशाह इनकी उपाधि और इनके जो राज चिन्ह था उस पर जय जांगलधर बादशाह लिखा रहता था। ये था पहला जनपद राजस्थान का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए पहला जनपद हो गया राजस्थान का। एक बार रिपीट कर लें इसको। पंजाब में मालव, सिवी, अर्जुनाइन जातियां रहती थी। सिकंदर के आक्रमण की वजह से वो वहां से भाग के राजस्थान में आकर बस गई। राजस्थान में जैसे जैसे उन्होंने अपना विकास किया, क्षेत्र विस्तार हुआ और क्षेत्र विस्तार होने के कारण राजस्थान में जनपदीय व्यवस्था का उदय हो गया। पहला जनपद बन गया जांगल जनपद, जिसके बीकानेर, जोधपुर और नागौर जिलों से वर्तमान की तुलना की गई है कि जिस क्षेत्र में 3 जिले फैले हुए हैं उसमें जांगल जनपद था। उसकी राजधानी अही छत्रपुर थी, जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है। जांगल जनपद के जो राजा होते थे वो खुद को जांगलधर बादशाह कहते थे और ये उपाधि कर्ण सिंह ने धारण किए थे। इसके अलावा जो इनका राज चिन्ह था उस पर जय जांगलधर बादशाह लिखा रहता था। दूसरा जो महाजनपद था राजस्थान का, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद था। जो मत्स्य महाजनपद था, अगर इसकी वर्तमान से तुलना कर दें, वर्तमान में भरतपुर, अलवर, जयपुर, वर्तमान के भरतपुर, अलवर और जयपुर
इन 3 जिलों के क्षेत्र को प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद कहा जाता था। क्योंकि ये जनपद था इसलिए इसकी राजधानी भी थी। इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। ये हमने 16 महाजनपदों पहले पढ़ा था कि मत्स्य महाजनपद और मत्स्य महाजनपद राजस्थान का ही था। वर्तमान की तुलना कर दें इसकी, भरतपुर, अलवर और जयपुर, इन 3 जिलों के क्षेत्र को प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद कहते थे, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और इसी विराटनगर को वैराट कहते हैं वर्तमान में, जो कि जयपुर में है, जयपुर के अंतर्गत आता है। राजधानी विराटनगर, वर्तमान में इसका नाम वैराट, और वैराट आता है जयपुर के अंतर्गत। देखिए ये दूसरा महाजनपद था मत्स्य, वर्तमान भरतपुर, अलवर, जयपुर हो गया। राजधानी इसकी विराटनगर हो गई, जिसको वर्तमान में वैराट कहते हैं, और वैराट वर्तमान में जयपुर में आता है। और देखिए अगली बात देखें इसकी, तो महाभारत में लिखा हुआ है कि एक सहाज नामक राजा हुआ करता था। सहाज नामक राजा का जो शासन था वो चेदी व मत्स्य इन दोनों पर था। जैसे ही सहाज नामक राजा का शासन समाप्त हुआ, इन दोनों महाजनपदों को मगध में मिला दिया गया। सहाज के बाद चेदी व मत्स्य का विलय मगध महाजनपद में हो गया। ये बात महाभारत में हमें पढ़ने को मिलती है। राजधानी इसकी विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में वैराट कहते हैं। भरतपुर, अलवर और जयपुर क्षेत्र को प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद कहा जाता था। ये दूसरा हो गया राजस्थान का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, 2 महाजनपद हो गए, सॉरी 1 जनपद हो गया, दूसरा महाजनपद हो गया। तीसरा सूरसेन था। इसको भी पढ़ चुके हैं हम महाजनपदों में। वर्तमान से तुलना कर दें इसकी, वर्तमान से भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। वर्तमान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली इस क्षेत्र को प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद कहा जाता था। सूरसेन जो महाजनपद था, इसका उपनाम भी मिलता है, सूरसेन वही कहते थे इसको। जो सूरसेन महाजनपद था, इसका दूसरा नाम था सूरसेनोई। और जो सूरसेनोई था, इसकी राजधानी थी मेथोरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मेथोरा, और इसी मेथोरा को वर्तमान में मथुरा कहा जाता है। वर्तमान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली क्षेत्र को प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद कहते थे। इस महाजनपद का दूसरा नाम सूरसेनोई था, जिसकी राजधानी मेथोरा थी, और इसी मेथोरा को वर्तमान में मथुरा कहा जाता है।
और ये भी है इसमें कि जो मथुरा था, जो मथुरा था, जो शूरसेन था, इसमें यादव वंश का शासन था और यादव वंश का संबंध है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण यादव वंश के थे और यही यादव वंश शूरसेन महाजनपद में निवास करता था। ये होगा यहाँ पर तीसरा महाजनपद। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए तीसरा हो गया शूरसेन महाजनपद। और ये भी ध्यान रखना, देखिए हम बढ़ो जनपद रहे हैं, ये महाजनपद है। जनपदों महाजनपद ये ध्यान रखना कि 16 महाजनपदों में से 2 राजस्थान के अंतर्गत और आते थे, राजस्थान सीमाओं के अंतर्गत आते थे, मत्स्य और शूरसेन। शूरसेन महाजनपद वर्तमान की तुलना की है हमने इसकी भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली, इन जिलों के क्षेत्र को प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद कहते थे, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा को मथुरा कहा जाता और मथुरा में यादव वंश का शासन था। इस महाजनपद में यादव वंश का शासन था और यादव वंश का संबंध वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण से था। और देखिए शूरसेन महाजनपद का दूसरा नाम शूरसेन वही था। चौथा जनपद है राजस्थान का सिवी जनपद। वर्तमान से तुलना करते हैं इसकी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है वर्तमान में, उस क्षेत्र में प्राचीन काल में सिवी जनपद हुआ करता था। ये जो पाकिस्तान था ये तो बाद में बना था, लेकिन क्षेत्र की तुलना की हमने, जो वर्तमान पाकिस्तान है उस क्षेत्र में हुआ करता था सिवी जनपद। और ये बात भी है कि जो सिवी जनपद फैला हुआ था इस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में सुसीन राजा था। सुसीन राजा ने आक्रमण कर दिया इस जनपद पे और यह जनपद पाकिस्तान से भागकर राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आ गया। मेवाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया और मेवाड़ राजस्थान के अंतर्गत आता था। मेवाड़ में इसने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया और जैसे इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया तो साम्राज्य विस्तार करने के बाद इसने अपनी राजधानी भी बना ली मेवाड़ में, नगरी। सिवी जनपद की राजधानी नगरी बनी थी और ये जो नगरी था वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता गांव है। गांव था ये, गांव है वर्तमान में, लेकिन प्राचीन काल में एक राजधानी हुआ करता था सिवी जनपद की। और ये सिवी जनपद की राजधानी तब बना जब सुसीन के आक्रमण की वजह से ये जनपद ये जनजाति मेवाड़ में आ गई। इससे पहले जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में जनपद था, पाकिस्तान में भी इसकी एक राजधानी हुआ करती थी शिवपुर। पाकिस्तान में इसकी राजधानी शिवपुर। सुसीन राजा ने आक्रमण किया, डर की वजह से मेवाड़ में आ गई राजस्थान में। मेवाड़ में साम्राज्य विस्तार कर नगरी को राजधानी बना लिया। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला गांव है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जनपद क्लियर हो गए राजस्थान के। देखिए प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का हमने वर्णन पढ़ लिया। राजस्थान के जनपद हमने पढ़ लिए
अगला जो टॉपिक होगा वो रेगुलरली होगा और अगले टॉपिक में हम मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश कब से कब तक इसका शासन रहा, कितने इसमें शासक हुए, महत्वपूर्ण शासक कौन से थे, वो सब पढ़ेंगे और ये पूरा क्लियर है। और देखिए हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो रेगुलर ही है, कोई भी चैप्टर कहीं से नहीं उठाया है, रेगुलर है। लेसन नंबर 1 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान का पाठ 1, उसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक महाजनपद प्राचीन भारत के और दूसरा टॉपिक है राजस्थान के जनपद, क्रम से चल रहे हैं। अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।